हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएल। और आज से हम ज्योग्राफी के स्टैटिक एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक है। आज के सेशन में आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे वो है आपका ओरिजिन ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड रिलेटेड अर्थ से रिलेटेड जो भी हमारे लैंड फॉर्म्स थे। तो ये तीनों चार यूनिट आपके इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट दिया आपका, द एक्सपेंशन क्रिएटेड बाय द बिग बैंग कंटिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट डे। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है, सून आफ्टर द बिग बैंग द यूनिवर्स became highly opaque and temperature started rising till the atmosphere was formed। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट। अब देखो, इस सेशन में आपको कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स वगैरह भी बताऊंगा, कैसे चीज़ों को, आपको जो चीज़ें नहीं भी आती हैं बट एक होता है ना आपका इन्फॉर्म्ड गेसिंग, वो कैसे करना है वो भी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं, कभी भी जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करने जा रहे हो, आप फ्यूचर ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको न्यूट्रल रहना है। चाहे आपका वो वर्क एथिक्स हो, चाहे आपका वो लेट्स से कोई पॉलिटिकल कनेक्शन हो, आपको एकदम न्यूट्रल रहना है। किसी के फेवर में या कोई भी एक्सट्रीम चीज़ें नहीं करनी है। सिमिलरली वो चीज़ें आपकी यूपीएससी आपका प्रीलिम से वो चेक करने लगता है, क्या वो आपके एटीट्यूड में है या नहीं। अब वो आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू भी दिख जाएगा कैसे आपको एक्सट्रीम चीज़ों को हटाना है अपने ऑप्शन से और एग्जैक्ट आंसर को पकड़ना है। ऑलराइट, तो चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो हमने देखा था कि जो बिग बैंग थ्योरी है उसमें बताया गया था कि एक टाइनी बॉल थी और वो एक्सप्लोड की थी, और इससे एक्सपेंशन से आपका यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, और जो कि अभी तक एक्सपेंशन हो रहा है। ये आपकी आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी मेंशन किया हुआ है। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑलराइट, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो बिग बैंग हुआ था उसके बाद यूनिवर्स आपका हाईली ओपेक हो गया था और टेम्परेचर्स आपके स्टार्ट कर गए थे राइज करना, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपका जो टेम्परेचर था अचानक से कम हुआ था, 4500 केल्विन के आसपास आ गया था, और इसी ठंडे होने की वजह से जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर्स थे, एटॉमिक मैटर्स वगैरह थे, ये स्टार्ट हुए थे फॉर्म होना। राइट, और यूनिवर्स आपका ट्रांसपेरेंट हो गया था। तो ये हाईली ओपेक देख रहे हो, ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं हाईली ओपेक, ये आपका गलत होता है। ऐसे एक्सट्रीम चीज़ों को हमको हमेशा एलिमिनेट करना है। राइट, सो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो, कई बच्चों को नहीं पता होगा कि टेम्परेचर कम हुआ था या बढ़ा था, बट ऐसे जो कुछ वर्ड दे देते हैं, हाईली ओपेक, हाईली, लेट्स से कि ऑल ऑफ द लेट्स से ऑल ऑफ द प्लैनेट्स वर मिसिंग, या ऑल द प्लैनेट्स फॉर्म्ड वंस। ठीक, तो ये इस टाइप की जो एक्सट्रीम चीज़ें होती हैं, आपको मतलब दिख जाएगा कि ये बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ें बोल रहा है। ऐसे स्टेटमेंट्स हमेशा आपके जनरली गलत होते हैं 95% ऑफ द टाइम। ऑलराइट, चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दैट इज A1 ओनली। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स इंक्रीजेस गोइंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। तो बना लो यार, ये ऐसे है, लॉन्गिट्यूड ऐसी रहती है। तो अब देख रहे हो पोल्स के पास इनकी डिस्टेंस कम है, इक्वेटर तक जैसे जैसे ये आ रहे हैं इनकी जो आपस की डिस्टेंस है वो बढ़ रही है। तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इंक्रीजेस टुवर्ड्स पोल गोइंग फ्रॉम द इक्वेटर। तो बना लेते हैं, दिस इज इक्वेटर, दिस इज लैटिट्यूड। तो ये देख रहे हो कांस्टेंट है, इनके बीच की डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं करती है। ऑलराइट, सो डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स आर सेम, चाहे वो इक्वेटर पे हो चाहे वो पोल पे हो, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में डिस्टेंस वेरी करती हैं एज यू मूव फ्रॉम पोल्स टूवर्ड्स इक्वेटर। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15th इज A। राइट, वेदरिंग ऑफ रॉक्स कैन बी कॉज्ड बाई, वेदरिंग किस वजह से हो सकता है? सीपेज ऑफ वाटर, ट्रू। थर्मल स्ट्रेसेस, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, उससे भी वेदरिंग होता है, यस। प्लांट रूट पेनिट्रेशन, याद आ रहा है, बायोलॉजिकल वेदरिंग, यस। ये आपका फिजिकल वेदरिंग, फ्रॉस्ट एक्शन, इससे भी वेदरिंग होती है। राइट, तो ये सारी चीज़ें हमने टाइप्स ऑफ वेदरिंग में देखी थी, तो इसका करेक्ट आंसर है डी।
1 2 3 4। वेदरिंग क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं वेदरिंग क्या होता है? इन सीतु डिग्रेडेशन ऑफ रॉक। और वेदरिंग में क्या होता है आपका? बेसिकली इरोजन, इरोजन के बाद डेपोजिशन, डेपोजिशन इरोजन, वो साइकिल फ्लो होने लगती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखें, सब डेफिनेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ अ रिवर कोर्स। रिवर कोर्स के बारे में हमें चीज़ें समझनी है। पहला स्टेटमेंट है स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज फ्लोइंग ओवर जेंटल ग्रेडियंट्स। दूसरा है स्ट्रीम मिएंडर फ्रीली फॉर्मिंग ऑक्सबो लेक्स। तीसरा है शार्पर टर्न्स आर नॉट फाउंड फ्रीक्वेंटली। तो आपको बताना है ये तीनों फीचर्स हैं, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये रिवर के किस स्टेज में आती है। तो पहली चीज तो देखो लिखा है कि स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज ओवर जेंटल ग्रेडियंट्स, पहला चीज। तो जेंटल ग्रेडियंट्स मतलब या तो मैच्योर स्टेज में होगा या तो ओल्ड स्टेज में होगा। यूथफुल स्टेज में तो भी स्टीप ग्रेडियंट होता है, तो ये तो खत्म, ये तो गलत है, इसको नहीं मानेंगे हम। ठीक है, फिर आता है ऑक्सबो लेक्स आर फॉर्म। ऑक्सबो लेक आपका कहाँ पे फॉर्म होता है? आपके ओल्ड स्टेज में, रिवर मिएंडरिंग बहुत करने लगती है, राइट। तो ये मैच्योर स्टेज भी खत्म, आपका ये ओल्ड स्टेज इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये द करेक्ट आंसर इज बी। ऐसे आप एलिमिनेट करके भी चीजें इजिली निकाल सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थक्वेक। अगर हमने अभी प्लेट टेक्टोनिक की बात की है तो अर्थक्वेक को भी जरूर देखेंगे। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज कॉल्ड द एपिसेंटर। ओके, the energy waves traveling in different direction reach the surface. The point on the surface nearest to the epicenter is called the hypocenter. ओके, तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको बताना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं। रीजन क्यों? एनर्जी जहां पे रिलीज होती है, ठीक है, ये आपका सरफेस है, यहाँ पे कहीं एनर्जी रिलीज हुई, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस, या फिर इसको एक और शॉर्ट में बोलते हैं हाइपोसेंटर। और जब ये वेव्स ट्रैवल करके जैसे ही सरफेस पे टच करती हैं और सरफेस से जब ये वेव्स रिलीज करती हैं, तो जहाँ पे ये वेव्स सरफेस पे टच कर रही हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं द एपिसेंटर। ओके, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं। ठीक है, जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है वो आपका फोकस होता है, उसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, और सरफेस पे जहाँ पे ये रिलीज होती है ये इसको एपिसेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छे से आपको ये अपने चैप्टर्स रिवाइज करके टेस्ट ऐसे ऐसे देने हैं आपको आगे भी। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें रिवाइज करने में आसानी हो रही होगी। चीज़ों को कॉन्सोलिडेट करने वाला फेज है, एज चेतन सर से कि कॉन्सोलिडेट करना है अभी इस टाइम। आप पे इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहो। एमसीक्यू सॉल्व करो, उनका एक्सप्लेनेशन देखो, टॉपिक्स आपके तैयार होने लगेंगे। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अगले सेशन में बात करते हैं हम अगले यूनिट के साथ। ठीक है, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।